नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। पिछला वीडियो आप लोगों ने देखा होगा। उससे आगे बढ़ते हुए आज हम स्वर और उसके भेद के बारे में जानेंगे। स्वर का जब वर्गीकरण के लिए मैंने जब अध्ययन करना शुरू किया तो मुझे पता चला कि लगभग 7 आधारों पर इसका वर्गीकरण हो सकता है। जबकि हमने जितने भी वीडियोस देखे और विभिन्न कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के, तो वो सिर्फ ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत पर जाकर खत्म हो जाते हैं, जबकि 7 आधार पर स्वर का वर्गीकरण किया जा सकता है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि वर्णमाला एक ऐसी जगह है जहां जितनी डुबकी लगाएं उतनी मोतियां आप चुन के ला सकते हैं। तो आइए आज फिर कुछ नया सीख लेते हैं। साथियों, आइए स्वर की परिभाषा सबसे पहले जान लेते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से हो तथा जो व्यंजनों के उच्चारण में सहायक हो, स्वर वर्ण कहलाते हैं। यानी स्वर वर्ण स्वतंत्र वर्ण है, उसके उच्चारण के लिए किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं चाहिए, जबकि व्यंजन के साथ ऐसा नहीं है। जब हम व्यंजन पढ़ेंगे तो उसके बारे में बात करेंगे। अब आइए एक बार और देख लेते हैं कि स्वर कौन कौन है और आगत स्वर कौन सा है। पहले भी बात हो चुकी है। अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। ये 11 हमारे मूल स्वर हैं या पारंपरिक स्वर हैं, और आ और ओ के बीच की ध्वनि है ओ। ये है 1, और कुल मिलाकर के इस तरह से आगत स्वर को लेके कुल स्वर हमारे 12 हो जाते हैं। अब इन 12 स्वर जो हैं या 11 स्वर हैं, इनको हम किस आधार पे इनका वर्गीकरण कर सकते हैं। सामान्यतः जब हम लोग पढ़ते आए हैं या जानते आए हैं तो सामान्यतः स्वर का वर्गीकरण करते समय एक साधारणीकरण सी स्थिति हो गई है कि लोग कह देते हैं ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, और खूब और जानकार ज़्यादा बनते हैं तो बता देते हैं प्लुत स्वर। हालांकि उनको यह भी जानना चाहिए कि प्लुत स्वर हिंदी में नहीं गिना जाता है। तो आइए एक एक करके पहले किस किस आधार पे हमने स्वर वर्ण का वर्गीकरण किया है इसको जान लेते हैं। उत्पत्ति के आधार पर, इसका मूल कैसे, उत्पत्ति कहां से हुई, उसके आधार पर इसके 2 भेद हैं, मूल स्वर और संधि स्वर। काल मान के आधार पर, यानी उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर, लघु, गुरु और प्लुत। जाति के आधार पर 2 भेद हैं, सजातीय और विजातीय। उच्चारण स्थान के आधार पर 3 भेद हैं, अग्रस्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। होठों की आकृति के आधार पर 2 भेद हैं, अवृत्ताकार और वृत्ताकार। मुख द्वार के खुलने के आधार पर, यानी किसी भी वर्ण के उच्चारण के समय मुख द्वार कितना खुलता है उसके आधार पर, तो इसके 4 भेद किए जा सकते हैं, विवृत, अर्धविवृत, संवृत और अर्धसंवृत। उच्चारण के आधार पर, यानी जब हम उच्चारण करते हैं उस समय, तो इसके 2 भेद हैं, निर्नुनासिक और अनुनासिक। अब निर्नुनासिक वर्ण और अनुनासिक वर्ण को लेकर के बात की जाए तो सामान्यतः अधिकांश लोगों को इसको लेकर के कंफ्यूजन रहता है, और काफी लंबे समय तक, जीवन के लंबी अवधि तक उनको कंफ्यूजन बना रहता है, हिंदी के विद्यार्थी होने के बाद भी। तो इस पक्ष को भी जानेंगे, इसलिए इस पक्ष को मैंने सबसे नीचे रखा है ताकि सबसे अंत में और विस्तार से इसको समझने का प्रयास करेंगे। अब आते हैं उत्पत्ति के आधार पे स्वरों के 2 भेद हैं। पहला स्वर है मूल स्वर। इस मूल स्वर को हम ह्रस्व स्वर भी कह सकते हैं। जिन स्वरों की उत्पत्ति किसी दूसरे स्वरों से नहीं होती उन्हें मूल या ह्रस्व स्वर कहते हैं। ऐसे स्वर हैं जिनकी उत्पत्ति किसी दूसरे स्वर के मिलावट से नहीं होती, किसी के मेल से नहीं होती, वैसे स्वरों को हम मूल स्वर या ह्रस्व स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 है, अ, ई, उ, री। अब आइए मूल स्वर के बाद हम संधि स्वर के बारे में
विस्तार से जानते हैं। साथियों, मूल स्वर के बाद अब आइए संधि स्वर के बारे में जान लेते हैं। मूल स्वरों के मेल से बने हुए स्वर संधि स्वर कहलाते हैं। वे 7 हैं: आ, ई, उ, ए, ओ और औ। अब संधि स्वर के भी 2 भेद हो जाते हैं, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर को हम संध्यक्षर भी कहते हैं। अब दीर्घ स्वर की परिभाषा देख ली जाए। समान स्वरों के मेल से जो स्वर उत्पन्न होता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। ऐसे स्वर 3 हैं: आ, ई, उ, और बाकी जो 4 स्वर बच गए वो आपके संयुक्त स्वर या संध्यक्षर में आएंगे। अब यहां देखिए, अ प्लस अ, ये मिलकर के जोड़ मिलकर बन जाता है आ। ई जोड़ ई मिलकर बन जाता है ई। उ जोड़ उ, ये मिलकर बन जाता है ऊ। अब आप ये भी सवाल कर सकते हैं कि हर्ष स्वर 4 होते हैं। अ की बात हो गई, ई की बात हो गई, उ की बात हो गई, तो री की बात कहाँ गई? तो री का हिंदी से संबंध उतना तालमेल नहीं हिंदी से। जैसे यहां नोट में मैंने लिख दिया है, री प्लस री इज इक्वल टू री, दीर्घ री। यह दीर्घ स्वर और इससे युक्त शब्द हिंदी में प्रयुक्त नहीं होता। यानी कि आपका ये दीर्घ री जो है, यह हिंदी के किसी भी शब्द में प्रयुक्त नहीं होता है। इसके बाद आइए, हमने योजना इस तरह से बनाई है कि संधि स्वर को अगर समझना है तो क्यों ना संधि को भी थोड़ा बहुत समझ लिया जाए। जैसे यहां हमें पढ़ना है दीर्घ संधि स्वर, इसको दीर्घ स्वर को हम कह सकते हैं दीर्घ संधि स्वर। तो उसी तरीके से हम कह सकते हैं यहां भी दीर्घ स्वर संधि। तो संधि दीर्घ स्वर को समझने के लिए यह आवश्यक है कि दीर्घ स्वर संधि को समझ लिया जाए। तो आइए इसको भी समझते हैं। हर्ष या दीर्घ अ, ई, उ के सामने अगर हर्ष या दीर्घ अ, ई, उ के आने पर दोनों मिलकर क्रमशः दीर्घ आ, ई, उ हो जाते हैं। जैसे आप सभी को एक चीज तो स्पष्ट होगा कि ये हर्ष है और ये दीर्घ है, ये हर्ष उ है और ये दीर्घ उ है। अ के मामले में भी इसे हर्ष अ कहते हैं और इसे आ को हम दीर्घ अ भी कह सकते हैं। तो ये ध्यान देने वाली बात है। इसके बाद अब देखिए, इसके उदाहरण ले लेते हैं। दीर्घ स्वर संधि के उदाहरण। अ और आ की संधि किस प्रकार होती है? अ जोड़ अ इज इक्वल टू आ। इसके उदाहरण ले लेते हैं मत और जोड़ अनुसार, यानी मतानुसार। तो यहां आप देखेंगे कि यहां लास्ट में जो त है और यहां शुरुआत में अ है। त का जब उच्चारण करते हैं तो अंत में निकल के आता है अ, और यहां अ है ही। इनको आप मिला दीजिए। अच्छा, एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि संधि हमेशा ध्वनि की होती है, शब्दों की संधि नहीं होती है। इसलिए संधि का जब अध्ययन करते हैं, तो संधि का अध्ययन जब भी हम करते हैं तो उसको ध्वनि विचार या वर्ण विचार के अंतर्गत ही करते हैं। तो पहले पद की अंतिम ध्वनि अ और बाद के पद की पहली ध्वनि अ, ये दोनों मिल करके हो जाते हैं आ। तो हो गया मत अनुसार, हो गया मतानुसार, और ये अ जो है यह गायब हो गया। अब इसी तरह देख लीजिए, अ प्लस आ इज इक्वल टू आ। तो भोजन
जोर आलय। अब भोजन का निकल गया अ और प्लस इसका निकल गया आ। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तब भी ये बनता है आ। तो ये हो जाता है भोजन जोर आलय, तो ये हो जाता है भोजनालय, और इसका जो आ है वह गायब हो जाता है। इसके दो और उदाहरण हैं, वो आगे हम बताते हैं आपको। अभी आइए अब बचे हुए स्वर को देख लेते हैं। आ जोर अ इज इक्वल टू आ जोर आ, ये भी आपको हो जाएगा इज इक्वल टू आ। यथा और अर्थ को मिलाइए तो हो जाता है यथार्थ। अब यहां देखिए, यहां भी आ है और यहां अ है, ये मिलकर के आपका यथार्थ बनता है। यहां आ और यहां भी आ, ये मिलके बन जाता है आ। इसी तरीके से आप देख सकते हैं ई और ई की संधि, हरस्व ई मिलकर दीर्घ ई, हरस्व ई दीर्घ ई मिलकर दीर्घ ई हरस्व ई मिलकर हो जाता है दीर्घ ई ई, यानी तीनों दीर्घ भी, दोनों दीर्घ मिलकर भी दीर्घ ही बनता है। अब इनके उदाहरण देख लेते हैं। अभी इष्ट, हरस्व ई, ये दोनों मिलकर के बन गया यहाँ पे दीर्घ ई। तो आप देखेंगे यहां भी दीर्घ ई है, यहां भी दीर्घ ई और यहां भी दीर्घ ई। अभी एक उपसर्ग है जिसका अर्थ होता है ओर या समीप। इष्ट का अर्थ होता है वांछनीय, यानी जो हमें चाहिए। तो चाहत की ओर यानी अभिष्ट। गिरी ईश, गिरी मतलब होता है पर्वत, ईश मतलब होता है स्वामी। गिरीश जो पर्वत का स्वामी है वो गिरीश है। मही जोड़ इंद्र, मही का अर्थ होता है भू संपत्ति, और इंद्र का एक अर्थ राजा या अधिपति भी होता है। तो महेंद्र जो भू संपत्ति का मालिक है, स्वामी है, वो महेंद्र है। रजनी जोड़ ईश, यहां देखिए दीर्घ है, यहां भी दीर्घ है, और यहां ये दीर्घ ही रह जाता है। रजनी यानी रात और ईश मतलब स्वामी, या जो रात का स्वामी है वो रजनीश कहलाएगा। इसी तरीके से एक और कंक्लूजन, एक और निष्कर्ष निकालने का प्रयास करते हैं। ऊ और ऊ की संधि। अब यहां देखिए हर्ष ऊ को आप मिलाते हैं तो ये दीर्घ ऊ हो जाता है। फिर हर्ष ऊ और दीर्घ ऊ को मिलाएं तब भी दीर्घ ऊ ही होता है, और दीर्घ ऊ और हर्ष ऊ को मिलाएं तब भी दीर्घ ऊ ही होता है। दीर्घ ऊ भी दीर्घ ऊ ही जोड़ने के बाद हो जाता है। उसी तरीके से आप देख लें सु उक्ति, यहाँ भी ऊ मिलकर दीर्घ ऊ बन गया। ये हो गया सुंदर उक्ति मतलब कथन, सुंदर कथन। सुक्ति, अम्बु मतलब होता है जल, उर्मी मतलब होता है तरंग, यानी अम्बुर्मी मतलब हो गया जल तरंग। वधु उत्सव, तो यहां भी देखिए दीर्घ ऊ, यहाँ हर्ष ऊ, ये दोनों मिलकर के दीर्घ ही रह जाता है, और फिर दीर्घ ऊ यहाँ है, दीर्घ ऊ यहाँ है, ये मिलके भी दीर्घ ऊ ही रहता है। भू यानी धरती, ऊर्जा मतलब एनर्जी, भूर्जा यानी धरती की जो ऊष्मा है, धरती की जो गर्मी है, धरती की जो एनर्जी है, ऊर्जा है, वो भूर्जा हो गया। तो इस तरह से आप देखें तो जो क ख ग तीनों का निष्कर्ष ये है कि ह्रस्व स्वरों को मिलाने पर एक दूसरे से किसी भी तरीके से निष्कर्ष के रूप में या तो आ प्राप्त होता है, या ई प्राप्त होता है, या दीर्घ ऊ प्राप्त होता है। ये तीनों दीर्घ रूप हैं। अ का दीर्घ रूप आ, ई का दीर्घ रूप ई, ऊ का दीर्घ रूप ऊ, तीनों ये दीर्घ रूप हैं। इसी चूंकि ये दीर्घ रूप धारण करते हैं इसलिए इनको हम दीर्घ स्वर कहते हैं। इसके अलावा और भी है, स्वरों के मेल से मूल स्वरों और दीर्घ स्वरों के मेल से भी बनते हैं शब्द, उसको हम लोग कहते हैं संयुक्त स्वर। अभी समय अभाव और वीडियो हमने ये निश्चय किया था कि 15 मिनट का ही रखेंगे, उससे ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। इस समय की अवधि को ध्यान में रखते हुए अगले वीडियो में हम संयुक्त स्वर के बारे में बात करेंगे। अभी इसके बाद हम क्विज वाला सेक्शन को
देख लेते हैं। आइए अब क्विज वाले सेक्शन को कर लिया जाए। पिछले जो क्विज का चौथा राउंड था उसमें हमने पूछा था सवाल, 2-3 सवाल। पहला सवाल था कि 12वां स्वर किसे माना जा सकता है। तो 12वां स्वर अ को माना जा सकता है। 12 खड़ी में कौन सा स्वर शामिल नहीं होता? री शामिल नहीं होता। 12 खड़ी में कुल कितने वर्ण होते हैं? तो चूंकि इसके नाम से ही स्पष्ट है 12 खड़ी में 12 वर्ण ही होते हैं। बहुत सारे बच्चों ने गलत जवाब दिया, किसी का 1 सही था, किसी का 2 सही था, किसी का और 3 सिर्फ एक बच्ची का सही था और उसका नाम है जिज्ञासा। और आपको जान करके आश्चर्य होगा कि जिज्ञासा अभी सिर्फ 6th क्लास में है। तो कितनी प्रतिभाशाली बच्ची है, हर बार क्विज में पार्टिसिपेट करती है और सबसे बढ़ चढ़कर जवाब देती है। तो इसको खूब सारा आशीर्वाद और इसी तरह खूब मेहनत करो, अच्छा करो। और आते हैं अब अगले राउंड के क्विज के। आज मैंने 4 सवाल रखा है, देखता हूं कौन कौन बच्चे पूरा जवाब दे पाते हैं। उत्पत्ति के आधार पर स्वरों के कितने भेद हैं? दूसरा सवाल है कालमान के आधार पर स्वरों के कितने भेद हैं? तीसरा सवाल किस मूल स्वर का दीर्घ रूप नहीं होता है? चौथा सवाल मत जोर अनुसार, इसका आप संधि करेंगे तो यहां पर क्या होगा? ये फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगह को भरना है। ये आपका क्विज का सेक्शन यहां पर खत्म होता है। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा, क्या क्या आपने सीखा, इन सभी के जवाब आप कमेंट करके हमें देंगे। क्विज में भी भाग लें और क्विज में 4 सवाल पूछे गए, उन चारों सवाल के कमेंट बॉक्स में जाकर के आप जवाब दें और इनाम जीतने का तो मौका है ही। इसी तरह से हमारे चैनल का वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो उसे जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना तो सबसे जरूरी है, ताकि जो जरूरतमंद बच्चे हैं उन तक चीजें पहुंचें। क्योंकि लॉकडाउन में स्कूल नहीं चलने से या कॉलेज नहीं चलने से बहुत लोगों की पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है। इसी को ध्यान में रख करके हमने ये YouTube चैनल शुरू किया था। तो खुद भी लाभ उठाइए और अपने दोस्तों तक भी इसको पहुंचाइए। और अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।